चलो भाई बताइए अब। कल हम बात कर रहे थे किसकी, वायवीय और अवायवीय श्वसन की। वायवीय और अवायवीय श्वसन के दौरान जो ग्लूकोज के अणु का विभिन्न पथों के अंतर्गत जो विखंडन होता है, ऑक्सीकरण होता है, उसकी बात अपन कर चुके थे। एटीपी और एडीपी क्या होते हैं और कैसे ये श्वसन की क्रिया में बनते हैं और कैसे इनका उपयोग करके शरीर की विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का संचालन किया जाता है, ये बातें अपन कल पढ़ चुके थे। और आज हम पहले देख लेते हैं वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर। ठीक है। वैसे मैंने आपको कहा था कि आप अंतर निकाल लेना, और यहां पर आप देख लेना अब आपने जो अंतर निकाले हैं वो सही है या उनमें कुछ सुधार की जरूरत है। तो वायवीय श्वसन व अवायवीय श्वसन में अंतर। श्वसन में अंतर। तो जब भी अंतर वाला प्रश्न आए तो आप सभी को ये तो ध्यान होगा कि अंतर कैसे लिखा जाता है, सारणी बना करके अंतर लिखा जाता है। जैसे आप वायवीय और अवायवीय श्वसन में अंतर लिख रहे हैं तो पहले आप लिखेंगे भाई वायवीय और अवायवीय श्वसन में निम्नलिखित अंतर है, फिर सारणी बनाएं और सारणी बना करके आपको क्या करना, अंतर लिखना है। तो यहां तो मैं ले लेता हूं वायवीय श्वसन और इधर मैं ले लेता हूं अवायवीय श्वसन। हाँ, पहला अंतर बताइए क्या लिखूं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में माइटोकॉन्ड्रिया संपन्न होता है। चलो, पहला अंतर हो जाएगा कि वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि और ये अनुपस्थिति अवायवीय में, श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति अनुपस्थिति व या कमी फिर में, ऑक्सीजन की कमी में होता है। ऑक्सीजन की कमी में। कमी में होता है। पहला अंतर लिख लेंगे आप, कोई दिक्कत यस नहीं है सर। किसी को भी। नहीं चलो सर, भाई, दूसरा अंतर बताइए क्या होगा। इसमें ऑक्सीकरण का पूर्ण, ग्लूकोज में ऑक्सीकरण का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है इसमें। देखो सुनिए ध्यान से, यदि ग्लूकोज के 6 कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल गए तब तो पूर्ण ऑक्सीकरण है या पूर्ण विखंडन है। लेकिन यदि मान लीजिए पूरे के पूरे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में नहीं बदले हैं तो इसका मतलब अपूर्ण ऑक्सीकरण हुआ है। तो वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का क्या होता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है या पूर्ण विखंडन हो जाता है। तो आपको यहां पर मैं एक जानकारी देता हूं कि ग्लूकोज का जब एक अणु विखंडित होता है ना वायवीय श्वसन में, तो ग्लूकोज के कितने, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के 6 अणु बनते हैं। कितने अणु बनते हैं? 6 अणु। और 6 ही किसके बनते हैं? जल के बनते हैं। क्लियर है ना बात। तो इसका मतलब यहाँ पर 6 कार्बन के परमाणु थे और ये 6 के 6 किस में बदल चुके हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल चुके हैं। जबकि इधर क्या होता है, ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है या ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण या विखंडन होगा, है ना, ऑक्सीकरण। जैसे देखिए C2C6H12O6, इसका जब विखंडन होता है ना ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में तो C2H5OH बनता है और क्या बनता है? CO2 बनता है। तो मैं आपको बता दूं यहां पर दो तो इसके अणु बनते हैं और दो ही इसके अणु बनते हैं, है ना। तो कार्बन के इसमें कितने परमाणु थे? 6। इनमें से दो ही कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल पाए, बाकी के दो नहीं बदल, सॉरी, 4 नहीं बदल पाए। भाई दो तो इसमें है ना C2H5OH में, तो दो दूनी 4, 2 अणु बन रहे हैं। तो ये
कार्बन अभी भी इसमें शेष है और इससे अभी और भी ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो यहाँ पर अपूर्ण ऑक्सीकरण ही होता है। तो पूर्णकर अपूर्ण का मतलब समझ के आ गया है ना। पूर्ण का मतलब है कि पूरे के पूरे ग्लूकोज में जो कार्बन थे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाए, और अपूर्ण का मतलब है पूरे कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में नहीं बदले। इसके बाद में अगला अंतर क्या है, तो देखो, जब वायवीय श्वसन होता है और एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है, एक ग्लूकोज के अणु का विखंडन होता है, तो उसमें 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। कितने एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है भाई? 38 38 एटीपी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। 38 लेकिन अवायवीय श्वसन में में 2 एक एटीपी ग्लूकोज के अणु से मात्र 2 2 एटीपी एटीपी ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। तो बताइए मुझे किसमें ज्यादा ऊर्जा मुक्त हो रही है? सर ये वायवीय श्वसन में वायवीय श्वसन में हो रही है, क्योंकि वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण विखंडन हुआ है। पूर्ण विखंडन होने से पूर्ण ऊर्जा निकल जाएगी, है ना। लेकिन ध्यान रखना, ये एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से बनने वाली ऊर्जा है। तो इधर एक ग्लूकोज के अणु के विखंडन से 38 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है, और इधर कितनी एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है? 2 एटीपी ऊर्जा मुक्त होती है। चौथी बात, वायवीय श्वसन 2 चरणों में संपन्न होता है ना भाई। तो इसका पहला चरण तो कहां होता है? कोशिका द्रव्य कोशिका द्रव्य में। और और दूसरा दूसरा चरण कहां संपन्न माइटोकॉन्ड्रिया में होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। तो याद रखें कि वायवीय श्वसन का एक चरण कोशिका द्रव्य में होता है और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में क्या होता है? दोनों ही चरण किसमें संपन्न होते हैं? कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया में द्रव्य में। किसमें? कोशिका द्रव्य में संपन्न होते हैं दोनों ही चरण। सर आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखवा रहे क्यों? सर आप माइटोकॉन्ड्रिया लिखवा रहे क्यों? काट के इसको वो कर लो, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, काट के कोशिका द्रव्य कर लेना इसको। अपन ने जो पत्र पढ़े थे उसमें देखा था ना, पहला चरण कोशिका द्रव्य में और दूसरा चरण ईस्ट के कोशिका द्रव्य में, यही पढ़ा था अपन ने। तो उसको काट करके आप कोशिका द्रव्य कर लेना। माइटोकॉन्ड्रिया में केवल वायवीय श्वसन होता है। और मैंने आपको ये भी बात बताई थी कि पहले चरण के लिए ऑक्सीजन जरूरी होती ही नहीं है। तो जहां ऑक्सीजन की जरूरी नहीं है वो प्रक्रम कोशिका द्रव्य में ही हो जाता है। लेकिन जहां ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो प्रक्रम कहाँ जाकर के संपन्न होता है? कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। सॉरी, माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के संपन्न होता है, जहां पर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है। लास्ट अंतर, तो भाई वायवीय श्वसन कौन करते हैं? तो ये उच्च स्तर के जो पादप और जंतु है वो सभी कौन सा श्वसन करते हैं? वायवीय श्वसन करते हैं। और अवायवीय श्वसन में मैंने आपको एक तो ईस्ट का उदाहरण दिया है, एक और जीवाणु जीवाणु का उदाहरण मैंने दिया है, और इसके अलावा कुछ परजीवी होते हैं वो भी कौन सा श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन करते वायवीय हैं। तो ये 5 अंतर है, तो कम से कम आप 4 अंतर याद रख लेना इसमें से। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को भी? कोई दिक्कत नहीं नहीं है? सर। वेरी नहीं। गुड। चलो भाई, कुछ विशेष बातें देख लो बाप। देखो भैया, वो जो जीव अवायवीय श्वसन करते हैं, कौन सा श्वसन करते हैं? अवायवीय श्वसन। तो क्या उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी क्या? नहीं। नहीं होगी। ऐसे मरे मरी आवाज मत बोलो, थोड़ा स्ट्रांग बोलो आवाज। तो जो जीव अवायवीय श्वसन करते उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो जीव वायवीय श्वसन करेंगे तो उनको किसकी आवश्यकता होगी? हाँ, ऑक्सीजन ऑक्सीजन की की। यस सर आवश्यकता होगी, है ना। तो सीधी सी बात, अब ये ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए कुछ न कुछ युक्तियां अपनाएंगे। तो जैसे मैं केवल एक कोशिकीय जीवों की बात करूं, कौन से जीवों की? एक कोशिकीय जीवों की बात करूं जो वायवीय श्वसन करते हैं, जैसे आपके अमीबा, पैरामीशियम। कौन कौन से जीव? अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम ये एक कोशिकीय जीव है और ये वायवीय श्वसन करते हैं। तो ये ऑक्सीजन की आपूर्ति किसकी सहायता से करते हैं भाई? विसरण की क्रिया के द्वारा ये ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेते हैं।
देखो जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, अब इसका पूरा का पूरा शरीर किसके संपर्क में रहता है? वातावरण के संपर्क में रहता है। तो बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन की अधिकता होती है और इसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता होती है। तो विसरण की क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन तो इसके शरीर में प्रवेश कर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसके शरीर से क्या हो जाती है? बाहरी वायुमंडल में आ जाती है। तो विसरण का मतलब यही है कि किसी भी पदार्थ का अपनी अधिक मात्रा से कहां चले जाना? कम मात्रा की तरफ चले जाना, वो क्रिया कहलाती है विसरण। तो इसके शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होती है और वातावरण में कम होती है, तो शरीर से निकल करके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस आ जाएगी। बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन गैस की अधिकता है, इसके शरीर में ऑक्सीजन कम है, तो बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरीके से विसरण की क्रिया के द्वारा ये एक कोशिकीय जीव क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या कर देते हैं? बाहर की ओर निकाल देते हैं। इसके बाद में अपन बात करते हैं पादप की। पादप जो होते हैं वो ऑक्सीजन गैस को अंदर लेने के लिए किसका उपयोग करते हैं? रंध्रों का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं? रंध्रों का उपयोग करते हैं। और एक बात और ध्यान रखना कि पादपों के अंदर किसी भी प्रकार की गैस का जो विनिमय होता है, आदान प्रदान होता है कोशिकाओं का, तो वो किसके द्वारा होता है? विसरण की क्रिया के द्वारा ही होता है। देखो होता क्या है, पादप की जो कोशिकाएं होती है, ये रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र है। तो ये जो रंध्र होते हैं पादप की कोशिकाओं के बीच बीच में क्या होते हैं? अवकाश होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं बहुत सारे, जिनको अपन अंतर कोशिकीय अवकाश कह सकते हैं। पादप की कोशिकाएं जो होती है बिल्कुल सटा सटा करके लगी हुई नहीं होती, बिल्कुल एक दूसरे के नजदीक लगी हुई नहीं होती है। इनके बीच बीच में क्या होते हैं? अंतर कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं। तो मान लीजिए यहां पर एक छोटा सा छिद्र है और इस छिद्र को हमने क्या नाम दे दिया? रंध्र। तो इस रंध्र की सहायता से ऑक्सीजन जो है इसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। अब चूंकि इस अवकाश में जब ये बाहर से आई हुई जो वायु है वो प्रवेश कर जाएगी, तो प्रत्येक कोशिकाएं क्या कर लेगी? सीधे उसी वायु से ऑक्सीजन की आपूर्ति कर लेगी। लेकिन पादपों में एक फैक्ट और काम करता है। पादपों के अंदर क्या होता है? किसी भी प्रकार की जो गैस है उसका विनिमय निर्भर करता है पर्यावरण की स्थिति और पादप की आवश्यकता के अनुसार। किसके अनुसार? पर्यावरण की स्थिति और पादप की आवश्यकता के अनुसार। जैसे मैं दिन के समय की बात करता हूं पादपों में, तो पादपों के अंदर एक तो श्वसन की क्रिया होती है और एक किसकी क्रिया होती है भाई? प्रकाश संश्लेषण, है ना? तो सुनिए ध्यान से, आप सभी को ये पता है कि पादप श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस को तो अंदर लेते हैं और कार्बन CO2 को डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। बाहर निकालते हैं। क्लियर है बात? और पादप प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन गैस को क्या कर देते हैं? ये बाहर छोड़ देते हैं। तो दिन के समय में तो क्या होता है कि पौधा जब श्वसन कर रहा होता है, क्या कर रहा होता है? श्वसन कर रहा होता है, साथ में क्या चल रहा है उसके? प्रकाश संश्लेषण भी चल रहा है। तो दिन के समय में पौधे को श्वसन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ही मिल जाती है, बल्कि उसको ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, क्योंकि दिन के समय में वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी कर रहा है। तो एक तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन उसके पास में मुक्त होती है ना, उसी ऑक्सीजन को श्वसन के लिए वापस काम में ले लेता है, बल्कि वातावरण से उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की और ज्यादा मात्रा में क्या होती है? आवश्यकता होती है, क्योंकि पौधा जितना श्वसन कर रहा है उससे कई ज्यादा वो क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण करता है। तो दिन के समय में तो मुख्य रूप से पौधा क्या करता रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता रहता है। दिन के समय में पौधा क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता रहेगा। क्लियर है बात? लेकिन रात्रि में क्या होगा? यदि रात का समय है तो क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण तो चल ही नहीं सकता, केवल क्या चलेगा भाई? श्वसन की क्रिया चलेगी। अब श्वसन की क्रिया में उसको किसकी जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। तो पौधा रात के समय में क्या करता रहता है? ऑक्सीजन गैस को अंदर लेता रहता है। तो याद रखना, दिन के समय में पौधा केवल कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अंदर लेता है और रात्रि के समय क्या करता है? वो ऑक्सीजन गैस को बाहर छोड़ता रहता है। बोलो बातें क्लियर है ये? यस सर। बिल्कुल कभी कभी तो चुप हो जाते हो आप, क्या बात है? सर चलो भाई कहाँ एक होते बात हैं और चुप? हाँ, भूख लग रही है सर। मछलियां जो होती है, जो जलीय जीव है, वो किसके द्वारा श्वसन करती है भाई?
कलोम के द्वारा सर श्वसन क्लोम के करता द्वारा। है। हाँ, कलोम क्या करता है, मछली में होता क्या है वास्तव में, क्लोम जो होता है मुख के अंदर की ओर होता है, तो मछली क्या करती है, बलपूर्वक जो पानी होता है उसको अपने मुख में क्लोम के पास में धकेल देती है। अब क्लोम क्या करता है, पानी के अंदर जो घुली हुई ऑक्सीजन है उसको ले लेता है और वहां से ऑक्सीजन को लेकर के मछली के पूरे शरीर के अंदर भेज देता है। तो मतलब क्लोम की सहायता से ये कौन सी ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं, जल में घुले ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का उपयोग कर लेते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखो आप, हमारे वायुमंडल में तो ऑक्सीजन कितने प्रतिशत है, 21%। लेकिन जल में घुली तो ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है बहुत कम होती है, लगभग 1% के आसपास होती है ना, ऐसा मान के चलो आप। तो जो जलीय जीवों की जो श्वसन दर होती है ना, वो स्थलीय जीवों की अपेक्षा द्रुत होती है। द्रुत का मतलब तेज होती है। जलीय जीवों में श्वसन दर कैसी होती है, तेज होती है। क्यों होती है तेज, क्योंकि जल में घुली हुई ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो वायुमंडल की तुलना में काफी कम होता है, तो इसलिए ज्यादा ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए तेज गति से क्या करते हैं, सांस लेते हैं। यहां तक की बातें सभी की क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है, अब आगे सुनिए आप। देखो, स्थल पर रहने वाले जीव हैं जैसे गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य, ये सब वायवीय श्वसन करते हैं, और वायवीय श्वसन कर रहे हैं तो इनको ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, वातावरण से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं या वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। तो इन जीवों में क्या होता है, वायुमंडल। वायुमंडल की, हाँ, वायुमंडल की ऑक्सीजन को प्राप्त करने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, और उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, श्वसन श्वसन तंत्र। तंत्र। हाँ, तो हम बात कर लेते हैं अब किसकी, श्वसन तंत्र की। मुझे ये बताओ कि आपको सबको डायग्राम बनाना आता है कि नहीं आता श्वसन तंत्र का? हाँ नहीं सर। आता सर, आप आता है सर। बताओ। सर नहीं आता हमारे को। सीख लो तो हाँ। भाई। बालिकाओं को, उनको तो गुरु जी किया होगा बालिकाओं को, वहां तो हाथों लगे जाटे हो। अरे तू चुपचाप मेल बैठे, बात ज्यादा बड़ा मत। ऐसे नहीं बोला करो, एक तो आप हिंदी में बोला करो, हिंदी में नहीं बोलते आप। आप है ना जो पेंसिल उठा लेना भाई, और मेरे साथ के साथ आपको बनाना है ये चीजें। सर धीरे धीरे बनाओ। और धीरे ही बना रहा हूँ मैं भी, क्योंकि जो आपका हाथ कॉपी पे चलता है ना, उसी तरीके से मेरा पेड़ पे चलता है बस। हाँ, पहले इसको यहाँ तक तो आप कंप्लीट करिए भाई सभी। कर लिए सर। यहाँ तक आप सभी कंप्लीट कर लें इसको पहले। कर लिए। सभी ने कर लिया भाई? यस सर। बहुत बढ़िया किया। अभी इसकी Yes, दो sir. ब्रांचें निकाल देना। निकाल दोगे ऐसे दो ब्रांचें? हाँ सर। ठीक है, यस तब सर। तक मैं ऊपर नाम लिख देता हूँ कुछ। यहाँ पर तो आप दिखाओगे नासा द्वार, कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नासा द्वार या नासा छिद्र कह सकते हैं अपन इसको। इसके बाद में यहाँ पर है नासा गुहा।
नासा गुहा। नासा गुहा को कई बार अपन नासा मार्ग भी कहते हैं। इसके बाद में यहां पर आ जाती है आपके ग्रसनी। मैंने आपको पाचन तंत्र में भी बताया था भाई, ग्रसनी जो होता है श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही भाग होता है। फिर यहां पर आएगा आपके कंठ, कंठ या स्वर यंत्र, है ना। इसके बाद में यहां पर आ गई आपकी ये श्वास नली। यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। नहीं सर। ठीक है। अब देखो भाई, वैसे तो क्या है, ये दोनों ही जो नलियां हैं, देखो श्वास नली जो है आगे आकर के दो नलियों में बटी है। तो इनमें से प्रत्येक नली को हम कहते हैं श्वसनी। क्या बोलते हैं? श्वसनी। और इसको अपन प्राथमिक श्वसनी कहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी श्वसनी है और ये भी क्या है? श्वसनी है। अब देखो होता क्या है, श्वसनियां हमारे जो फेफड़े होते हैं उनमें प्रवेश करती है, और उनमें प्रवेश करने के बाद में ये बार बार विभाजित होती जाती है। तो देखो, मैं यहाँ पर प्रत्येक नली को दो भागों में विभाजित करूंगा, फिर दो नलियां बनेंगे तो उनमें से किसी एक को दो भागों में विभाजित करूंगा, है ना। तो यहां पर ये नली कितने भागों में बट गई? दो भागों में बट गई। तो वैसे तो दोनों ही आगे फिर विभाजित होती है, तो दोनों में से किसी एक को विभाजित करते हुए अपन चलेंगे, है ना। तो इसको अब हम कह देंगे द्वितीय श्वसनी। ठीक है। द्वितीय श्वसनी फिर आगे क्या होगी? विभाजित हो जाएगी इससे, दो नलियां बनेंगी फिर, तो दोनों नलियों को क्या बोलेंगे अब? तृतीय श्वसनी। सर कितनी होती है ये? मैं बनाता हुआ चल रहा हूं ना, आप बनाते हुए चलो। इसके बाद में फिर ये दो भागों में बट गई, तो इसको मैं नाम दे देता हूं श्वसनिका। क्या नाम दिया इसको? श्वसनिका। फिर श्वसनिका दो भागों में विभाजित होगी ना, तो इसको फिर हम दो भागों में विभाजित कर लेते हैं। तो इसका नाम होता है सब अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका। अंतस्थ श्वसनिका है, इसको फिर आगे हम कितने भागों में बांट लेंगे? दो भागों में बांट लेंगे। तो अंतस्थ श्वसनिका दो भागों में बट जाएगी। प्रत्येक को हम क्या नाम देंगे? तो नाम देना अपने को श्वसन श्वसनिका। तो मैं ये इसका नाम लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, श्वसन श्वसनिका। फिर ये श्वसन श्वसनिका आगे कितने भागों में विभाजित होती? दो भागों में विभाजित हो जाती है। ये ऐसे दो भागों में विभाजित हो गई, तो इसको बोला जाता है वायु कूपिका वाहिनी। और इस वायु कूपिका वाहिनी के ही अंतिम सिरे पर गुब्बारे नुमा संरचना होती है, और इस संरचना को अपन बोलते हैं वायु कूपिका कोश। बना रहे हैं भाई सभी? हाँ सर। यस सर। बहुत बढ़िया।
तो वैसे तो ये जितनी भी नलियां मैंने बीच बीच में छोड़ दी ना आदि, तो ये क्या है, इसी तरीके से विभाजित होती है। तो इस फेफड़े के अंदर वायु कूपिकाओं का एक अंगूर के समान गुच्छा अपने को नजर आएगा। प्रत्येक फेफड़े में ऐसा ही देखने को मिलता है, लेकिन हमने केवल एक फेफड़े के अंदर बनाया है ताकि अपन आसानी से इस बात को समझ सके। जो आप फेफड़ा बनाए तो उसके बाहर क्या है, 2 बाउंड्री बना लेना। बना लिए सर। सबका हो गया भाई? यस सर। चलो हटाएं। बन गया। यस सर। बहुत बढ़िया। देखिए अब ध्यान से, ये तो सबका बन गया था ना? यस सर। ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं डायग्राम? एक मिनट रुक जाइए, अभी दिखाते हैं। दिख रहा है भाई साहब? साहब हाँ हाँ सर। सर। यस सर। देखो ये खांचे यहाँ पर जो दिख रहे हैं, ये फेफड़े के खांचे हैं भाई। इसमें हमारे जो फेफड़े हैं वो फिट रहते हैं यहाँ पर। ये फेफड़े के खांचे हैं। इन दोनों के फेफड़ों के बीच में यहाँ पर ये जो खांचा है बीच का, ये है हृदय का। किसका खांचा? ये हृदय रहता है इसमें। ये बीच का जो पूरा खांचा है इसमें कौन रहता है? हृदय रहता है भाई। हृदय। ठीक है, आगे देखो, यहां से एक पर्दा रहता है और इस पर्दे को हम बोलते हैं तनुपट्टी या डायफ्राम। क्या बोला जाता है इस पर्दे को? डायफ्राम या तनुपट्टी। तनुपट्टी। हाँ, या डायफ्राम। तो ये जो तनुपट्टी या डायफ्राम है, इसके ऊपर का जो भाग है इसे तो कहा जाता है वक्ष गुहा। क्या कहा जाता है? वक्ष गुहा, जो छाती वाला हिस्सा है हमारा, है ना? तो इस वक्ष गुहा में फेफड़े आ गए आपके दोनों, तो बीच में दोनों के हृदय आ गया। तो ये ऊपर का हिस्सा वक्ष गुहा है, और ये नीचे का जो हिस्सा है इसमें देखो, ये तो है आपके यकृत, है ना? इसके यहां पर ये जो संरचना दबी हुई है ये आमाशय है भाई। और जो आपके जो पित्त की थैली होती है, इस यकृत के नीचे ये जो वाली पाली है इसके नीचे दबी हुई रहती है, ये क्या है? आमाशय है।
तो जो आपकी अग्नाशय ग्रंथि है वो आमाशय के पीछे की ओर दबी हुई रहती है। बाकी आप देख रहे हैं ये जो संरचना है ये तो है आपके बड़ी आंत्र, और बाद में ये जो पूरे कुंडलित हो रखी संरचना है ये कौन सी आंत्र है, छोटी आंत्र है। ऐसा इसमें देख सकते हो, ये आपके यकृत या लीवर है, यहाँ पर ये बीच में जो छिप गया ये क्या है, आमाशय है, और यहाँ पर ये जो संरचना है ये कौन सी ग्रंथि है, आपकी अग्नाशय ग्रंथि है ना। और ये आपकी बड़ी आंत्र हो गई, और ये छोटी आंत्र है जो कि अत्यधिक कुंडलित है। तो मैं समझ पा रहा हूं आपको अंग हमारे शरीर के अंदर कैसे सेट हो रखे हैं, कौन सा अंग कहां पर व्यवस्थित है, समझ में आ गई होगी वो बात। बोलो क्लियर है बात है हाँ सर। यस सर। ना। यस बस जब सर। अपन संरचना पढ़ते हैं तो जिस तंत्र के ऊपर अपन फोकस कर रहे हैं उसी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं, और उसी तंत्र के जो अंग है उन्हीं को अपन खोल करके दूर दूर करके डायग्राम बना करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक्चुअल में शरीर के अंदर तो ये इसी तरीके से जमे हुए रहते हैं जैसे आपको दिख रहा है ये। कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, नहीं तो सर। आज हाँ नहीं है ना दिक्कत, तो आज की क्लास तो अपन यहाँ समाप्त कर ले, हाँ या सर। और पढ़ोगे? चला लो आगे भी, आगे भी चला लो सर कोई। अब तो आज टाइम तो हो गया डायग्राम सर, खाना मेरी बात खाएंगे। ठीक है, कल से खाना जल्दी खा लेना, वैसे आपको टाइम टेबल मिल जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को सेट कर लेना अपने टाइम टेबल को। तो कल से अपन पहले तो क्या करेंगे, जो अपना जो श्वसन तंत्र है इसके एक अंग अंग के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, और फिर श्वसन की क्रियाविधि पढ़ लेंगे। बस अभी आज के लिए आप डायग्राम को थोड़ा अच्छे से दिमाग में रख लें। लगाएगा सर। चलो तो हाँ लेफ्ट हो जाइए।